अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, जो स्क्रोल फोल्सो ग्रुप की रेमेडीज हैं, सेम वही रेमेडीज कैंसरसो ग्रुप में भी हैं। बस फर्क इतना है कि स्क्रोफोल्सो ग्रुप मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा और कैंसरसो ग्रुप स्ट्रक्चर पे काम करेगा, टिश्यूज पे काम करेगा, सेल्स पे काम करेगा। तो हमारे लिए इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो हम इसे अलग अलग तरीके से समझते हैं तो डिफिकल्टीज आती हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम S1 की बात करें तो S1 जो है लिम्फ की मेडिसिन है। जब भी लिम्फ में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आते हैं, ऑर्गन कोई भी हो, तो उसी तरीके से हम जब लिम्फ में फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम स्क्रोफोल्सो ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब स्ट्रक्चर में अंतर आता है लिम्फ रिलेटेड ऑर्गन्स में तो हम सी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आपने बाकी सभी औषधियों को लेना है। आपकी जो मेन औषधियां हैं स्क्रोफोल्सो ग्रुप की, वो जो काम करती हैं वही कैंसरसो ग्रुप की औषधियां भी काम करेंगी। पर जो आपकी स्क्रोफोल्सो ग्रुप की रेमेडीज हैं वो 8 हैं, वहीं कैंसरसो ग्रुप की जो रेमेडीज हैं वो 10 है। सेम फंक्शन, सेम चीजें बनी रहती हैं। ये इसको याद करने का सबसे इजी पैटर्न है, समझने का सबसे इजी पैटर्न है। लिम्फ S1 हमारी लिम्फ की रेमेडी है, बॉडी के अपर पार्ट की रेमेडी है, बॉडी के राइट पार्ट की रेमेडी है। सेम C1 बॉडी के अपर पार्ट की रेमेडी है, बॉडी के राइट पार्ट की रेमेडी है, लिम्फ की रेमेडी है। ये सबसे इजी पैटर्न है इसको याद करने का। S2 की बात करें तो S2 ब्लड की रेमेडी है, C2 ब्लड की रेमेडी है। तो C2 के लिए हम ये कह सकते हैं अगर C1 ऊपर के ऑर्गन्स की रेमेडी है तो C2 जो है वो नीचे के ऑर्गन्स की रेमेडी है। इस तरीके से हम इसे याद करेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ भी आएगा, याद भी होगा और हमें पता होगा कि कब हमें फंक्शनिंग की रेमेडी देनी है यानी स्क्रोफोल्सो ग्रुप देना है और कब हमें स्ट्रक्चर की रेमेडी देनी है यानी कैंसरसो ग्रुप देना है। इसमें बस छोटा सा मामूली सा डिफरेंस होता है। जैसे C1 जो है इसको फीमेल की रेमेडी भी बोला जाता है, ये फीमेल्स की सभी बीमारियों में काम करती है। वहीं जो C2 रेमेडी है ये मेल्स की रेमेडी है। ये छोटा सा डिफरेंस आता है, इसको हमें ध्यान रखना है। S1 टॉक्सिसिटी रिलीज करती है तो C1 भी टॉक्सिसिटी रिलीज करती है, यानी जितने भी गुण आपको S1 के बताए गए वो सारे के सारे गुण C1 में पाए जाएंगे। जितने गुण आपको S2 के बताए गए हैं वो सारे के सारे गुण C2 में पाए जाएंगे। सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा, जब भी हम लेडीज प्रॉब्लम की बात करेंगे तो हमें C1 का प्रयोग करना है, क्योंकि लेडीज में रक्त की अधिकता होती है और S1 रक्त पर ही काम करती है। वहीं जब हम C2 की बात करते हैं तो ये मेल कैटेगरी की रेमेडी है, इसलिए इसके अंदर हम लोग जब भी किसी जेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है, जेंट्स के इश्यूज होते हैं जैसे प्रोस्टेट वगैरह, तो उसमें हम C2 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमें मेल फीमेल से वो नहीं होना है, हमें एनर्जीज देखनी है, एनर्जीज कौन सी है, मेल एनर्जी है फीमेल एनर्जी है। S3 की बात करें तो ये स्किन लेयर है, ऐसे ही C3 भी स्किन और लेयर की है, लेकिन इसके साथ साथ ये नर्वस सिस्टम की रेमेडी भी बन जाती है, नर्व्स की रेमेडी होती है ये। जब भी हमें नर्व संबंधी दिक्कत हो, स्किन संबंधी दिक्कत हो, हम C3 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहां पर एक रेमेडी C4 नाम की रेमेडी बीच में जुड़ जाती है। C4 जो है ये स्पेशली सर बोन्स आवाज की बहुत रेमेडी। कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? ठीक है सर।
सर लेफ्ट करके एक बार फिर भी ज्वाइन करने से अच्छा है सर। आपको आवाज सही आ रही है बाकी लोगों को? यस सर। ओके सर, जिनको आवाज कम आ रही है वो एक बार दोबारा से लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, C4 बोन्स की रेमेडी है। और कल मैंने बताया था कि एक एक रेमेडी जैसे बनती जाती है, आगे की ओर बढ़ती है, तो दूसरी रेमेडी में पहली रेमेडी के गुण होते हैं। तो यहाँ पे अगर C4 बोन्स की रेमेडी है तो C3 हमारी जो है ये कार्टिलेज की रेमेडी भी बनती है। ठीक है, C4 हार्ड बोन्स की रेमेडी होती है, जो हमारी हार्ड बोन्स होती है, जबकि C3 हमारी सॉफ्ट बोन की रेमेडीज होती है। आते हैं C5 पे। यहाँ पे देखिए S5 जो है ये बेसिकली बाइलस की लिवर की एसिडिटी की रेमेडी है। ये भी सेम इन्हीं चीजों की रेमेडी बनेगी। इवन इसमें आप गॉल ब्लैडर भी जोड़ सकते हैं, दोनों में जुड़ेगा गॉल ब्लैडर। भी हमारे वायु संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, गैसेस संबंधी प्रॉब्लम होती हैं, S5 C5 के द्वारा ही हम उसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद S6 किडनी फंक्शन की रेमेडी है, C6 किडनी स्ट्रक्चर की रेमेडी है। यहाँ पे मैंने ये बताया कि ये बायलस की रेमेडी है, तो इसमें से बायलस हटा के रहेगा बायलस भी, लेकिन लिवर या गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर की रेमेडी लिखिए इसको। इसके बाद S10 जो है वो डाइजेशन की रेमेडी है, मेटाबॉलिज्म की रेमेडी है। सेम आपकी C10 भी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की रेमेडी है, बशर्त हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसके ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी टोटल 7 रेमेडीज हो गई। और उसके बाद हम लोग 3 रेमेडीज और लेते हैं। C13 आपके गले की, इसके साथ लंग्स की रेमेडी होती है, लंग्स इशू के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। C15 डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की रेमेडी है। और यहीं हम C17 की बात करें तो ये आपकी पेनक्रियास की रेमेडी है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखने में तो हमें इतना आइडिया नहीं लगता, पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वात पित्त कफ पे बेस्ड है। C13 C15 C17 जब भी कफ संबंधी दिक्कतें हैं तो आप C13 का प्रयोग करेंगे। जब पित्त संबंधी दिक्कतें हैं तो आप C15 का प्रयोग करेंगे। और जब वात संबंधी दिक्कतें हैं तो आप C17 का प्रयोग करेंगे। ये सबसे इजी तरीका है दो ग्रुप्स को एक साथ याद करने का। बाकी रेमेडीज के ग्रुप हमें याद करने होते हैं, लेकिन फंक्शन और स्ट्रक्चर एक होने के कारण हम S और C ग्रुप को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। अब जहां हमें लगता है कि फंक्शन में दिक्कत है वहां हम S ग्रुप का प्रयोग करते हैं, और जहां हमें लगता है स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है वहां हम C ग्रुप का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली दोनों में से आपको एक ही यूज करने की जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस 60-70% एक ही रेमेडी यूज करते हैं, हमें उत्तर मिल जाता है। पर जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रोग पुराने होते हैं, तो हम दोनों ग्रुपों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? यस सर। चलिए, स्क्रोफोल्सो में 8 रेमेडीज होती हैं, वहीं कैंसरसों में सर सर पेन में F1W यूज करते हैं ना सर? जी
बट वात प्रवृत्ति का तो सर एक्चुअल हम C17 भी ऐड कर सकते हैं सर। वात मीन अगला ज्यादातर पेन होते हैं ना सर, बॉडी पेन्स। अब जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं कि वात संबंधी ऑर्गन सिकुड़ गए हैं या फैल गए हैं, उस समय इसका यूज किया जाता है। ये आपकी सबसे तेज रेमेडियो में काउंट होती है सी ग्रुप। ये आपके स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है तो स्ट्रक्चर को बदलने की क्षमता रखता है। यदि आप इसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर को फैला या सिकोड़ सकता है। तो नॉर्मली हमें C17, 15, 13 की इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब बीमारी जो है ऑर्गन में चली जाए तब हम इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा सेफ रहता है। और सेम चीज जैसे आपने C13, 15, 17 देखा, सेम चीज आपका S5, S10, S11 में भी ये गुण पाए जाते हैं। जैसे नीचे की 3 है, ऐसे ही आप नीचे की 3 ले लीजिए। S12 को लेने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली S11 तक रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें S5, S10, S11। S5, S10, S11 ये इंपॉर्टेंट रेमेडी बन जाती है। अदरवाइज आपके पास S1, S2 तो हर चीज के लिए अवेलेबल है। इसके डाइल्यूशंस पे अगर आप खेलेंगे तो वात, पित्त, कफ तीनों इसी में कवर हो जाते हैं। इन रेमेडीज की खासियत ये है कि इसमें मल्टीपल प्लांट्स होते हैं तो कई चीजों पे काम कर जाते हैं। ठीक है, अब सर C3 कार्टिलेज को, C4 बोन्स, हार्ड बोन को यूज होते हैं ना सर। टेंडन को क्या यूज कर सकते हैं सर? टेंडन सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं? सॉफ्ट सर। तो कार्टिलेज में C3 में जाएगा ये। ओके ओके, ठीक है। ठीक है सर। ये मेरे हिसाब से EH की मेडिसिन को याद करने के लिए सबसे इजी पैटर्न है। आप अलग अलग पढ़ते तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, साथ रख के पढ़ेंगे इजी हो जाता है, क्योंकि ग्रुप जो है एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, एक फंक्शन पे काम कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप्स पे। एंजाइटी ग्रुप में नॉर्मली आपकी 3 रेमेडीज होती हैं। इनको एक सिंगल पेपर पे लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप जैसा मैंने ये चार्ट बनाया इसी तरीके का चार्ट बना लीजिएगा, ये वाला। और ऐसे ही अब जो मैं चार्ट बना रहा हूँ वो एक पेपर पे बना लीजिएगा, तो जब आप दवाइयाँ बनाएंगे तो ये चार्ट आपके बहुत काम करेगा। शुरू इसमें 3 रेमेडी है, A1, A2, A3। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, A1 आर्टरी की, A2 वेन्स की, A3 हर्ट की, और ब्लड की रेमेडी होती है। इसके अलावा आपको A1, A2, A3 की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके बाद हम आते हैं फेब्रिफ्यूगो ग्रुप पे। इसमें टोटल सिंगल रेमेडी होती है। कई बार लोग इसमें 2 रेमेडी भी बताते हैं। तो इसके अंदर हमारी 2 रेमेडीज कौन सी हैं? एक हम लेते हैं F1 और एक लेते हैं F2। इस EH में सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि इसमें दवाइयों के नाम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक ही नाम की 1, 2, 3 करके नाम दे रखे हैं।
अब F1 क्या काम करती है? F1 हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है। इसके साथ ये फीवर की रेमेडी है। अब यहां देखिए, आपकी बॉडी में जहां कहीं भी नर्वस सिस्टम की बात होगी, जहां कहीं भी हम ये कहें कि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, चाहे वो मोटर टिश्यूज हैं, मोटर नर्व्स हैं, चाहे वो सेंसरी नर्व्स हैं, वहां पे हम नर्वस सिस्टम की हीट कम करने या बढ़ाने के लिए F1 का ही प्रयोग करते हैं। F2 का प्रयोग बेसिकली लगाने के लिए किया जाता है, तो इसको मैं नहीं लूंगा। बेसिकली दोनों का ही पर्पस सेम होता है। नर्वस सिस्टम को एक्टिवेटेड करती है, बुखार को कम करती है, लगाने में प्रयोग किया जाता है। जितनी भी आपकी ये 2 कैटेगरी की रेमेडीज होती हैं, जैसे वेन 2, वर्मी 2, ये लगाने में यूज करी जाती हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एप्रीफिगो के बाद आते हैं पोटोरोल पे। टोटल 4 रेमेडीज होती हैं, सेम वही पैटर्न, P1, P2, P3, P4। P1, P2, P3, P4। P1 हार्ड रेमेडी होती है। जैसा मैंने बताया था, पोटोरोल जो है लंग्स के क्षेत्र की रेमेडी है, या ये कह लीजिए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रेमेडी है। तो P1 के लिए हम क्या लिखेंगे? ये मेल रेमेडी है, यानी जब भी पुरुषों को दिक्कत हो, तब आप इस रेमेडी का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से P2 जो है वो फीमेल्स की रेमेडी है। P3 जो है ये आ, इसकी गले की रेमेडी है। और P4 जो है, सॉरी, P3 जो है, P4 जो है वो गले की रेमेडी है, और P3 जो है ये चिल्ड्रंस की रेमेडी है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब भी हमारे लंग्स में बेसिक स्टेज में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम P1 का इस्तेमाल करते हैं। जब वो थोड़ी सी एडवांस होती है तो P2 का इस्तेमाल करते हैं, और एडवांस होती है तो हम P3 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें लाइट वो चाहिए, डाइल्यूशन। इसे हम शक्तिकृत मात्राओं में मापते हैं। यानी इसकी जो औषधियां हैं P ग्रुप की, इसमें औषधि की मात्रा अगर ज्यादा रखी जाएगी तो उसे हम P1 बोलेंगे, शक्तिकृत मात्रा रखी जाएगी ज्यादा तो उसे हम P4 की कैटेगरी में ले लेंगे। इसके अलावा इसको बांटने के और भी तरीके हैं, जैसे P1 मेल्स की रेमेडी है, P2 फीमेल्स की रेमेडी है, P3 चिल्ड्रंस की रेमेडी है, P4 थ्रोट की रेमेडी है। तो P1 मेल्स की रेमेडी इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो स्ट्रांग होता है, इसमें औषधियों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। सर ये हार्ट पे इस्तेमाल होती है, हार्ट के लिए P1? P1 हाँ जी, लंग्स के लिए इस्तेमाल होती है, जब बलगम निकालना होता है उसके लिए, जब बलगम सूख जाए शरीर में, अच्छा, बलगम आसानी से बाहर ना आता हो, तो P1 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर। P2 फीमेल्स की रेमेडी है, जब भी महिलाओं को कोई समस्या हो तो उनको P2 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि बॉडी में ये कहा जाए कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तब भी P2 का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे भी बॉडी में किसी भी क्षेत्र में ऑक्सीजन पहुंचानी हो तो P2 का इस्तेमाल किया जाएगा। P3 के बारे में ये बोला गया है, जी बोलिए। सर महिलाओं को सर मैं सर लेडीज को सर एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना सर, हाँ, ये अदर सारी प्रॉब्लम रेस्पिरेशन ना। में, जी जी जी। देखिए, अब मेल का मतलब क्या है? मेल का मतलब है आपकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट,
और फीमेल का मतलब है, फीमेल एनर्जी का मतलब है आपकी बॉडी का राइट पार्ट, ठीक है। लेफ्ट में ब्लड होता है, अब मेल की जगह मैं यहाँ पे ब्लड भी लिख सकता हूँ, आप ब्लड भी लिख लीजिए, ये ब्लड के लिए रेमेडी यूज करी जाती है जब ब्लड में इशू हो। और फीमेल के लिए S1 जैसा। हाँ S1 जैसा, यहाँ पे हम इसके लिए लिम्फ लिख सकते हैं। और जो P3 है ये बेसिकली बच्चों के लिए जो सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं। तो सॉफ्ट नेचर के लोग कौन होते हैं? जिनमें लिम्फ की अधिकता होती है। अब यहाँ पे फीमेल्स के लिए ये रेमेडी रखी गई है। अगर आपके पास कोई पुरुष आता है तो आप P1 का प्रयोग करेंगे, कोई स्त्री आती है तो P3 का प्रयोग करेंगे, कोई बच्चा आता है तो P3 का प्रयोग करेंगे, कोई वृद्ध आता है तो आप P3 का प्रयोग करेंगे। बच्चे की कैटेगरी क्या तो है? तो नॉर्मली 10 साल सर तक ये बच्चे जो होते हैं नाजुक। सर जैसे कोई जी बोलिए। पेशेंट आया, वो मेल या फीमेल कोई भी हो, तो ओल्ड पर्सन के अनिता जी आपकी आवाज आनी बंद हो गई, दोबारा बोलिए, आपने क्या कहा? कोई पेशेंट आया, मेल फीमेल कोई भी हो? तो उसके लिए P3 यूज करेंगे। आपकी आवाज बीच में कट गई। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कोई ओल्ड पर्सन आया, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम्म। तो उसके लिए P3 यूज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं वो एज का डिफरेंशिएट आपको बता रहा था अभी। अब मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा आता है, तो बच्चे की उम्र 10 साल तक मान रहे हैं तो P3। 14 साल तक का बच्चा है तो आप P3 भी दे सकते हैं, P1 भी दे सकते हैं, ये बीमारी की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अगर 14-15 साल से ज्यादा का है तो वो मेल कैटेगरी में काउंट हो जाता है। इसके बाद जब तक उसका शरीर कमजोर ना हो, ओल्ड पर्सन का मतलब है जो बहुत अधिक मात्रा में रोगी हो। अब किसी को खांसी हो रही है और खांस खांस के उसका दम निकल रहा है, तो आप उसे P3 देंगे, चाहे एज कोई भी हो। पर अगर वो नॉर्मल खांसी है तो आप उसे P1 देंगे। तो हमें यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझना होता है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल ग्रुप को देते हुए सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं और ये तुरंत असर भी दिखाती हैं। अगर ये आपकी औषधियां गलत दी जाती हैं तो गले में कांटा चुभा देती हैं, बलगम बना देती हैं शरीर के अंदर, तो इसे सावधानी से देना पड़ता है। तो बेटर रहता है कि इसका हमेशा डाइल्यूशन 2 ही प्रयोग किया जाए, जबकि P2 का डाइल्यूशन 1 यूज किया जाता है। अभी हम इस पे भी आएंगे कि डाइल्यूशन कैसे बनाने हैं आपने। तो यहाँ पे इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। P4 जो है थ्रोट की रेमेडी है। गले के अंदर कोई भी समस्या हो, इन्फेक्शन हो, P4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इम्यूनिटी की बात करी जाए तो आप P4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम वॉर्म्स पे। नॉर्मली इसमें भी आपकी 2 रेमेडीज आ जाएंगी, एक खाने की एक लगाने की। हम एक ही रेमेडी की बात करेंगे। ये वॉर्म्स की रेमेडी होती है। सर ये इसके PDF साथ में है सर? हाँ सब कुछ है आपके पास PDF में। ठीक है, ओके सर। आप उसमें देखेंगे ब्लू कलर की स्लाइड्स में ही मिल जाएंगी चीजें, क्योंकि ये मेरे हिसाब से आपका बेस है, सारी मेडिसिन इसी पे बनती हैं। आप थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो मेडिसिन आसानी से बना लेंगे। आपको किसी विशेष सर जैसे उसकी जरूरत। डायलूशन और पोटेंसी के बारे में भी आप बताएंगे सर? हाँ जी वो भी बता दूंगा मैं। इसके बाद जो है वो उसी का ही नंबर है, लेकिन पहले ठीक है आपको सर, इसको ओके समझना सर। होगा, तभी आपको प्रॉपरली समझ आएंगे, ठीक है। ओके सर। वर्मी जो है वॉर्म्स की रेमेडी है, नर्वस सिस्टम की रेमेडी है।
तब प्रॉब्लम जो है डीप में चली जाए। अगर ऊपर की प्रॉब्लम है तो आप एफ कैटेगरी का प्रयोग करते हैं, यदि प्रॉब्लम डीप की हो तो आप वर्मी का प्रयोग करते हैं। और लास्ट रेमेडी हमारी जो बची है वो बची है वेनीरियो। इसकी भी सिंगल रेमेडी होती है, हालांकि इसे कॉम्बिनेशंस में अधिकतम बना दिया जाता है। अभी हम कॉम्बिनेशंस पे भी आते हैं ताकि आपको ये और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें भी आप बेनवन नाम की एक औषधि ले लीजिए। ये आपकी डिजेनरेटिव डिसीज, डिजेनरेटिव डिसीज के बाद अगर इसकी बात करें तो वेनेरियल डिसीज, इसके अलावा वायरस में, वायरस के रोगों में इसके अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल रेमेडीज थी। इसमें एक L1 रह गई है। लिम्फेटिक ग्रुप। इसमें भी वन रेमेडी है, सेम कंडीशन है, लिम्फ पे काम करती है। जहां S1 का काम खत्म होता है वहां से ये रेमेडी काम करना शुरू करती है। इसके साथ साथ जब भी TLC में इश्यूज हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में इश्यूज आते हैं, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी बेसिक रेमेडी हुई। अब अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो देखिए, ये बनी 8 और 10 18, 18 19 20 21, 21 और 4 25, 26 27 28 29 रेमेडीज हुई हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी रेमेडीज हैं? तो अब है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रिसिटीज हैं। WE, बेसिकली ये सेंट्रल की रेमेडी है, सेंट्रल सिस्टम। RE, हीट जनरेटेड। YE, हीट रिडक्शन। जो आपकी RE है, अच्छा एक मिनट पहले आप इसमें लिख लीजिए, YE के बाद है GE, एप्सेस, और BE, ये आपकी जो है, ये ब्लड में जो विटामिन के बनता है, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करता है, तो ये स्ट्रक्चरल एब्स्ट्रैक्शन की दवाई है। त्वचा फट जाए, लूज हो जाए,
उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी जो है ये कोल्ड जनरेशन की दवाई कहलाती है। वाई वॉर्म्स की दवाई है, बैक्टीरिया में, वायरस में, फीवर में, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीई टिश्यू रेमेडी है, टिश्यू रेमेडी का मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम पहुंच जाती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बीई वेन्स की रेमेडी है, जबकि आरई जो है वो आर्टरी की रेमेडी है। तो इस तरीके से हम मेडिसिन का डिवीजन करते हैं। तो ये टोटल रेमेडीज कितनी हो गई? 29 और 5 34। इसके बाद कुछ रेमेडीज होती हैं जो अदर कैटेगरी में काउंट की जाती है, जिसमें एक होती है एपीपी। इसे हम स्किन वाटर बोलते हैं, जो स्किन को ग्लो करने का काम करती है और लिम्फ में डार्कनेस या भारीपन लाती है, गाढ़ापन लाती है। तो इसको हम वाटर एनहेंसर भी बोलते हैं। शरीर में पानी बढ़ाने का काम करती है, बड़ा करती है। इसके बाद है सलास। सलास जो है, सलास जो है आपकी, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए काम करती है। बाद आती है सिंथेसिस। ये जो है ओल्ड एज रेमेडी कहलाती है। ओल्ड एज का मतलब ये है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता हो, जब उसके शरीर में क्षमताएं या शक्ति बहुत ना के बराबर हो या वृद्ध अवस्था के समान हो, तो सिंथेसिस का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये ओल्ड एज का टॉनिक भी है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर वृद्ध अवस्था को अनुभव में ला रहा हो, उस व्यक्ति को सिंथेसिस दी जाती है। तो ये पूरे 38 रेमेडीज का ग्रुप है। एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 8 और 10 18, 18 और 7 25, 26, 27, 28, 29, 29 और 5 34, 35, 36, 37। ये टोटल हुई 37 रेमेडीज, 37। इसके अंदर जैसा मैंने बताया, कुछ लोग फेब्रिफ्यूगो को दो रेमेडी मानते हैं, कुछ लोग वर्मीफ्यूगो को 2 मानते हैं, कुछ लोग लिम्फेटिको को 2 मानते हैं, लेकिन इनके अंदर कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर जो फेब्रिफ्यूगो औषधि है, जैसे मैंने बताया था कि इसको 2 माना जाता है, इसको अलग अलग औषधियों से बनाया जाता है, लेकिन पर्पस क्योंकि सेम है, इसलिए मैंने इस रेमेडी को यहाँ पर काउंट नहीं किया। F1 पीने में यूज की जाती है और F2 लगाने में यूज करी जाती है। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो अलग होते हैं। क्लियर? अगर हमें ये चार्ट समझ आ जाए जो मैंने ये बताया है, तो हमारे लिए दवाइयों को याद करना, उनको देना, समझना आसान हो जाता है। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम जी लोग क्लियर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर है सर। चलिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने ये बताया था ये 38 रेमेडीज हैं। इसके बाद 22 रेमेडीज ऐसी हैं जो कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं। वो 22 रेमेडीज ये हैं। सबसे पहली रेमेडी है S4। यहाँ पे आपको जितनी रेमेडी मिलेंगी वो सब S1, S2, S3, S4, S5, S6। तो जो हमने पढ़ी थी, जैसे आप स्क्रोफ ऑल्सो ग्रुप में देखिए 1 2 3 देन 5 6 10 11 12। ये प्योर रेमेडीज हैं जो मैटी जी के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद 4 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, ये अदर पर्सन के द्वारा बनाई गई थी। तो हम उनके कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए S4 की जो रेमेडी है उसमें S2 प्लस वेन 1 है। आप लोग बता सकते हैं S2 और वेन 1 का क्या कॉम्बिनेशन बनता है?
इसको क्यों चुना गया और ये किन चीजों पे काम कर सकती है। तो आपने S2 के कॉम्बिनेशंस उठाने हैं। S2 किसकी है, ब्लड और फीमेल की कैटेगरी की। इसमें आप लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ पे जगह कम है, ये है फील्ड ऑर्गन, और ये है हॉलो ऑर्गन। ये फील्ड ऑर्गन की होती है, हॉलो ऑर्गन की होती है। तो अगर हम S4 की बात करें तो इसमें S2 और वेन 1 पाई जाती हैं। इनकी मात्राएं भले ही अलग अलग हों या भले ही बराबर हों, लेकिन इसको किस काम के लिए बनाया गया, आप इस चार्ट से इसका कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को हॉलो ऑर्गन्स में कोई इश्यूज आए या उसको पुरानी समस्या हो, यानी ऐसी कोई पुरानी समस्या जब स्ट्रक्चर्स में बाय डिफॉल्ट इंपैक्ट आया हो, तब हम S2 वेन वेन का कॉम्बिनेशन यानी S4 रेमेडी देंगे। अब आप, जैसा मैंने क्लियर किया, आप बता सकते हैं हम S4 का प्रयोग किन के लिए कर सकते हैं, किस तरीके के पेशेंट के लिए हम S4 का प्रयोग कर सकते हैं, बताइए। आप इसमें चार्ट की हेल्प ले सकते हैं, देख के भी बता सकते हैं। देखिए, आप लोग कोशिश करेंगे तो क्लियरिटी ज्यादा होगी, ज्यादा से सर ज्यादा। आप S4 पूछ रहे हो सर? जी सर, S4 पूछा है, कॉम्बिनेशन है उसका S2 प्लस वेन 1। तो आप कौन से पेशेंट्स पे ये यूज कर सकते हैं S4? S2 मोस्टली मैं तो यूट्रस फाइब्रॉइड पे यूज कर रहा हूँ जी। जी। और S4 सर? अच्छा, S4 का जी सर, S4 तो इसमें है नहीं है जी। नहीं, मैंने ये बताया था कि S2 तक के ये जो रेमेडीज हैं, ये आपकी बेसिक रेमेडीज हैं जो मेटी जी द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद ये कॉम्बिनेशंस बनाए गए थे जो आज भी मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं। अगर आपको 60 रेमेडी की किट दी जाती है तो उसमें S4, S7, S8, S9 ये सारी रेमेडीज मिलेंगी। ठीक है। अब बात आती है कि हम इन रेमेडीज का यूज तो अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये इन चीजों पे काम कर रही हैं, लेकिन इन रेमेडीज का यूज कहाँ होता है इस बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं होती। तो इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप S4 रेमेडी का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, किन स्थितियों में कर सकते हैं। रेमेडीज का जो पार्ट रहेगा, अगर S2 है तो ब्लड और हॉलो ऑर्गन की रेमेडी है, जैसे आपने बताया यूट्रस फाइब्रॉइड के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पर यूट्रस फाइब्रॉइड में आपकी केवल S2 नहीं चलेगी, C2 भी चलेगी, क्योंकि हाँ वो जी सर, बिल्कुल C2 भी चलेगी जी। जी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम वेन 1 की रेमेडी की बात करें तो वेन 1 हम यूज करते हैं डीजनरेटिव डिसीजेज में, वेनेरियल डिसीज में, वायरस फीवर में। तो मैंने आपसे ये पूछा कि S2 और वेन 1 कॉम्बिनेशन क्या बना, हॉलो ऑर्गन या यूट्रस की प्रॉब्लम और वेन 1 डीजनरेटिव कंडीशन। आप इसका कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे कि किस पेशेंट को हम ये दवाई दे सकते हैं, आपको कहां जरूरत पड़ेगी S2 और वेन 1 देने की? सर जेनेटिकल होने फॉल्ट होने आते हैं ना सर, जनरेशन टू जनरेशन। जी, वेरी गुड। नंबर 1, जब बाय बर्थ कोई बच्चा लोअर सेक्शंस में कोई प्रॉब्लम लेके पैदा होता है, जैसे पोलियो का पेशेंट, यूट्रस फेब्राइड की कोई दिक्कत है, तो वहां पर आप S2 की जगह S4 का इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। क्लियर हुआ? यहां पर C2 स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, जबकि S2 ये स्ट्रक्चर क्यों बना उस पे काम करेगी। सॉरी, S4 वहां काम करेगी, ये स्ट्रक्चर क्यों बना। तो आपका S2 C2 से बेहतर रिजल्ट जो देगी वो S4 देगी। क्लियर हुआ? यस जी सर। इसी तरीके से अगर हम S7 की बात करें तो S7 का कॉम्बिनेशन है S1 A1। S1 किसकी रेमेडी है, यूनिवर्सल। A1 किसकी रेमेडी है, आर्टरीज की। तो ऐसा कौन सी अवस्था होगी जहां हमें आर्टरीज और
यूनिवर्सल रेमेडी या थिक ऑर्गन के लिए काम करने की जरूरत पड़ेगी, कौन से केस में बनेगी ये? जिस पेशेंट को ज्यादा दम लग रहा है और ज्यादा थका ये हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ, उसके अंदर यूज कर सकते हैं सर। वेरी गुड सर। जब भी पेशेंट को सांस लेने में समस्या हो, छाती पे जोर पड़ता हो, वैचारिक कमजोरियां हो, हार्ट के इश्यूज हों, हार्ट पे जो पेरिकार्डियम लेयर पाई जाती है उसके इश्यूज हों, तो S1A1 का प्रयोग किया जा सकता है हार्ट को खोलने के लिए। जब भी हार्ट की कोई ब्लॉकेज आपके सामने आए, आप S7 रेमेडी डायरेक्टली लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सुंदरता है, आप किसी भी दवाई का कॉम्बिनेशन किसी के भी साथ बना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आप रेमेडी बनाएं तो हर ग्रुप से एक रेमेडी ले लें। ऐसा करने से आपकी रेमेडी का प्रभाव बढ़ जाएगा। और दूसरा, जैसा कि कल किसी ने पूछा था कि क्या 2 रेमेडी एक साथ ले जा सकती हैं, तो हमें 2 रेमेडी एक साथ एक ग्रुप की लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन अगर आप उस रेमेडी का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 2 डाल सकते हैं। लेकिन 99% केसेस में अभी तक जो मैंने प्रैक्टिशनर्स देखे हैं जो इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक ग्रुप में कभी भी 2 रेमेडी का प्रयोग नहीं करते। उसके स्थान पर सिंगल रेमेडी, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप पहले दे दिया जाता है और 10 मिनट बाद उस रेमेडी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसी का दूसरा पार्ट दे दिया जाता है। इससे उस दवाई का जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए हमने किसी को ये देनी है, S2 दी, C2 दी, वेन 1 दी, A1 दी, तो हम क्या करेंगे, फाइनली उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए S4 की रेमेडी उठा के दे दी, तो वो S2 वेन 1 की खूबी उसके 10 मिनट बाद फिर उसके अंदर चली गई, तो वो उसकी बीमारी पर तेजी से काम करने लगेगी। तो कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड रेमेडीज होती है, इसको हम इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी दवा के प्रभाव को बढ़ा सकें। नॉर्मली जो नए प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इन रेमेडीज पे काम ही नहीं करते, और पुराने लोग भी बहुत कम इस पे काम करते हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि हमें इनकी बेसिकली ऐसा लगता है जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसका चार्ट सेकेंडरी हेल्प के लिए यूज करने में रखेंगे तो इनके रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं। और इसके साथ हम इसका जो डेल्यूशन देते हैं वो नॉर्मली 1 ही यूज किया जाता है, आपको लंबे डेल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं होती इन रेमेडीज में। तो पहले आपने बेसिक रेमेडी दी, देन आपने कंबाइंड रेमेडी दे दी, तो कंबाइंड रेमेडी उस दवा के प्रभाव को बढ़ा देगी, एनहेंस कर देगी। ठीक है, इसके लिए ये रेमेडीज प्रयोग की जाती है। क्लियर है? कल हम लोग, आप लोग एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा, पेपर पे उतार लीजिए। कल हम लोग इस चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि ये किन किन केसों में चल सकती हैं पेशेंट के लिए। आप लोग एग्री हैं इस चीज के लिए, ताकि आपको रेमेडीज समझ अच्छे से आए? या मैं Yes, आगे sir. बढ़ाऊं? यस सर। सर आप वीडियो डाला करो सर, वीडियो रह जाती हैं सर। सर ग्रुप में तो मैं डाल रहा हूँ रेगुलर, जो आपका पेड ग्रुप है जिसमें आपको जोड़ लिया है उसमें जा रही हैं वीडियोस, डेली आ रही हैं सर